अच्छा, तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देखोगे डेड एयर स्पेस, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेड एयर स्पेस क्या होता है? कहते हैं कि जब हम इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करते हैं तो सारी की सारी गैसेज जो हैं वो लंग्स में या फिर नहीं पहुँचती। अगर लंग में भी पहुँचती है तो हम ये नहीं कह सकते कि अलवलाई तक पहुँचेंगी और उनका एक्सचेंज होगा ही होगा, ठीक है। ऐसे होगा कि हम जो एयर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इनहेल करता हूँ, ठीक है, तो जो एयर होगी जो मैं इनहेल करूँगा वो कुछ नोज़ में होगी, कुछ फेरिंग्स में होगी, कुछ ट्रैकिया में होगी, कुछ ब्रोंकाई में, वहाँ पे भी रुकी होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सारा का सारा पैसेज खाली और सारी एयर अलविलाई में चले जाए। तो ये जो सारी एयर होती है ना, जो इन प्रोसेस जगह के अंदर रुकी होती है, उसको कहते हैं डेड स्पेस एयर, ठीक है। और सारी स्पेस को कहते हैं डेड स्पेस, क्योंकि जहाँ पे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है, जहाँ पे नहीं होता उसको हम डेड स्पेस कहते हैं, और जहाँ पे जो आगे एयर उसके अंदर होती है उसको कहते हैं डेड स्पेस एयर, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 39 के ऊपर, ठीक है। इसमें आगे जो है वो दे नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। चैप्टर 39 देखो, चैप्टर 39 पूरा का पूरा इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो मतलब अकॉर्डिंग टू BDS, ठीक है। MBBS के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन BDS के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आगे कराता हूँ चैप्टर 40 पे, ठीक है। चैप्टर 40 में क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें ना हमने यहाँ पे करना है डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। अब डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ये क्या है, ठीक है। तो अभी याद रखना है कि इसके अंदर ना मैं आपको बुक नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल आप कॉन्सेप्ट लेते जाओ कि सबसे पहले जो यहाँ पे एक चीज़ है वो होता है हमारे पास रेस्पिरेटरी यूनिट या फिर रेस्पिरेटरी लोब्यूल। सो व्हाट इज रेस्पिरेटरी यूनिट और लोब्यूल? सिंपल हम कहते हैं कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एक हम ले लें, दूसरी हम लेते हैं अल्वीलर डक्ट लेते हैं, एट्रिया और अल्विलाई, चार चीज़ों के कम्बिनेशन को रेस्पिरेटरी लोब्यूल कहते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है, क्या है, यानी कि रेस्पिरेटरी जो अगर हम लें रेस्पिरेटरी लोब्यूल, ठीक है। रेस्पिरेटरी लोब्यूल इज कंपोज ऑफ 4 थिंग्स, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर आते हैं ब्रोंक्यूलस या फिर ब्रोंक्यूल्स, दूसरी इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं एल्वोलाई, तीसरा इसके अंदर आ जाता है एट्रिया, ठीक है। और जो चौथी चीज़ इसके अंदर आती है वो हमारे उसके आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाता है एल्वियोलर डक्ट, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक रेस्पिरेटरी लोब्यूल या फिर रेस्पिरेटरी यूनिट होता है, ठीक है। ये हमने चीज़ याद रखनी है कि जो है वो रेस्पिरेटरी यूनिट या लोब्यूल क्या होता है, ठीक है। अब कहते हैं इसके अंदर ना ये तो पूरा का पूरा यूनिट है, ये एक अलग चीज़ थी। अब कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कौन सी, या फिर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या फिर हम इसको वेट मिनट पल्मोनरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब पल्मोनरी मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या चीज़ है? वो मेम्ब्रेन की जिसकी अक्रॉस डिफ्यूजन होती है गैसेज की, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी मेम्ब्रेन या फिर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। अभी मैं आपको इसको बताता हूँ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या पल्मोनरी मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक हो गया। अब ना आपने याद रखना है कि एक तरफ हमने बात की थी कि 2 सेल लेयर होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है, आपको पता है, हमने FSC में भी ये बात पढ़ी हुई है। तो अभी उसके अंदर मैं आपको ना बताता हूँ, हो गया 1 मिनट। अच्छा, अभी सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले हमारे पास ना हम लंग्स वाली साइड से, अलवलाई वाली साइड से हम देख रहे हैं, तो जो बाहर होगी ना एक सरफेक्टेंट की लेयर होती है, आपको पता है ना, मैंने बताया था कि सरफेक्टेंट पाया जाता है अंदर, ठीक है। ये एक सरफेक्टेंट की लेयर होगी। सरफेक्टेंट की लेयर के अगर हम अंदर जाएँ, सरफेक्टेंट की लेयर की अगर हम अंदर देखें तो एक सेल लेयर होगी, ठीक है। एंडोथीलियल सेल है ये, फॉर एग्जाम्पल ये सेल लेयर है, ये हमारे पास जो है ना वो सॉरी एंडोथीलियल नहीं, अलवलाई वाले सेल लेयर है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल हो गए, ठीक है। उसके अंदर सेल्स जो एपिथेलियम किसके ऊपर रेस्ट करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसकी अलवलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर आगे एक स्पेस होती है, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सारी स्पेस है ना, ये हमारे पास होती है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, यानी कि 2 लेयर्स के दरमियान की स्पेस है, ठीक है। उसके बाद एक और बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, इसको हम कहते हैं एंडोथीलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एंडोथीलियल सेल्स ने रेस्ट करना है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है कैपिलरी, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाते हैं एल्विलाई, ठीक हो गया। अब इसमें देखने होता है कि कौन कौन सी लेयर है। सबसे पहले हमने बात की कि सरफेक्टेंट है, फिर अलवलाई के सेल्स हैं, फिर हमारे पास उसके आगे जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर हमारे पास उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन के आगे क्या है, इंटरस्टिशियल है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर एंडोथेलियल। ये सारी की सारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट यही बात थी। उसके अंदर इसके अंदर हमारे पास एयर का एक्सचेंज कैसे होता है, मैं आपको यहीं से पूरे चैप्टर में बेसिक समरी बता देता हूँ। एयर आती है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स हैं कैपिलरी के अंदर, ठीक है। ये कंसिडर कर लें कि ये रेड ब्लड सेल्स हैं। अब होता क्या है कि अब ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है ना इन द अलवलाई, वो होता है 104 मिलीमीटर Hg, ठीक है।
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई। और जो हमारे पास होता है कैपिलरी के अंदर वो होता है 40 मिलीमीटर Hg। तो अब ऑफ कोर्स इट डिफ्यूज फ्रॉम द हायर टू लोअर साइड, तो ये इधर से इधर डिफ्यूज़ करेगी, ठीक है। और इधर से भी बेटर यहाँ पे मैं लिखने के बजाय ना मैं आपको ये बता दूंगा कि ये सीधा डायरेक्टली सेल के अंदर डिफ्यूज़ करेगी। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो पार्शियल प्रेशर होता है इन द एल्वेलाई के जो वो होता है आमतौर पर बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द इसमें एल्वेलाई में, ठीक है। तो ये इधर ज़्यादा होता है और इधर कम होता है, तो ये ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन और ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हो जाएगी। अब एक और चीज़ जो मेन डिपेंड करती है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिफ्यूजन डिपेंड करती है, ठीक है। तो जो नॉर्मल फैक्टर होते हैं, एक इस मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, जितनी मेम्ब्रेन थिक होगी उतनी डिफ्यूजन कम होगी। दूसरा इसका एरिया कितना है, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। तीसरा उसके बाद हम कहते हैं कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या है कि हर किसी का अपना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। कितना ज़्यादा होता है, 20 टाइम मोर देन द ऑक्सीजन। उसके बाद ऑक्सीजन को ज़्यादा होता है एज नाइट्रोजन स्टोरेज कितना होता है, ये हमारे पास हम कहते हैं कि 2 टाइम मोर, ठीक है। ये हमारे को वो मतलब फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। और चौथा जो फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है, चौथी चीज़ है, वो हमारे पास आ जाता है प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस कि जितना प्रेशर डिफरेंस होगा, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 104 और 40 था, तो मैंने आपको बताया था ऊपर 104 और 40, तो जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उस हिसाब से ये मतलब इनका होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे हाँ एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या चीज़ है। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। सिंपली आपको समझाने के लिए बताऊँ तो ये हम कहते हैं कि एक मेम्ब्रेन की कितनी कैपेसिटी या एबिलिटी है कि वो मतलब कर सके उसको एयर को, या फिर मतलब हम कह सकते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आर पर आने दे, ठीक है। कि एक मतलब जो फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, उसकी कितनी एबिलिटी ऑक्सीजन को उसके क्रॉस जाने की, डिफ्यूज़ करने की, कितनी एबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड को उसके क्रॉस डिफ्यूज़ करने की, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। और अगर दूसरी टर्म में हम इसको लें तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट विल डिफ्यूज़ थ्रू द मेम्ब्रेन ईच मिनट फॉर अ पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ द 1 मिलीमीटर Hg, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये तो काफ़ी ज़्यादा है ना, 104 और 40 इस तरह। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर 1 मिलीमीटर Hg का डिफरेंस है किसी भी गैस के लिए, ठीक है, 1 मिलीमीटर मरकरी, ये भी प्रेशर डिफरेंस है, डिफ्यूजन के क्रॉस भी होगी। तो कहते हैं इतने डिफरेंस के लिए एक मेम्ब्रेन 1 मिनट के अंदर कितने वॉल्यूम को अक्रॉस इट मूव करने देगी, डिफ्यूज़ करने देगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 104 40 को छोड़ दें, फॉर एग्जाम्पल कहने कि यहाँ पे 51 है मिलीमीटर Hg और इधर 50 है, तो ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर इस मेम्ब्रेन के क्रॉस कितनी गैस जो है वो डिफ्यूज़ करेगी, कितना गैस का वॉल्यूम, तो वो हमारे पास आ जाती है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। और ये सारे के सारे डिफ्यूजिंग कैपेसिटी किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, सारे के सारे वही फैक्टर्स हैं जो कि मैंने पहले बता दिए, थिकनेस, एरिया, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट वगैरह वगैरह, ये इसके अपने सारे के सारे फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो हाँ एक बात याद रखिए कि ऑक्सीजन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होती है 21 मिलीमीटर Hg, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं 400 टू 450 मिलीमीटर Hg। और ये एक्सपेरिमेंटली नहीं दिखेगी, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के तौर पर एक्सपेरिमेंटली नहीं दिखेगी, क्योंकि वहाँ ये बहुत जल्दी डिफ्यूज़ कर जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद